बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद। नाजरीन, आज हमारे साथ जो है वो बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद हैं। उनका तारुफ आपके साथ करवाऊं तो फैसल ताड़र इनका नाम है और फेमस यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर इनकी काफ़ी जो है वो ग्रिप है। तो आज इनके साथ हमारी जो बातचीत है वो होगी और किस मामले पर बात होगी, क्योंकि यूएन में जो है वो आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की जो तकारीर हैं तो गर्मा गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन लद्दाख का जो मामला है, मास्को में जो है वो मुलाकात हुई भारतीय और चीनी वज़ीर ख़ारजा की आपस में, और उस मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं शायद लद्दाख वाले मामले पर कुछ बेहतर हो जाएं। लेकिन 5 माह इस मामले को गुजर चुके हैं और अब भी हम देख रहे हैं कि इंडिया जो चीनी फ़ौजी हैं वो उनकी तादाद मज़ीद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो फैसल, ये क्या मामला है? वो मुलाकात के बाद लग तो रहा था कि कुछ मामलात शायद बेहतर हो जाएं, लेकिन वो तो बढ़ती जा रही। तो क्या मामलात चल रहे हैं? जी अहमद, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं, 5 माह हो चुके हैं चीन आकर लद्दाख में बैठ गया। अब इतना बड़ा मुल्क इंडिया, चीन इतनी ज़्यादा फ़ौजें लेकर आता है, टैंक्स लाता है, अपने लड़ाका तैयारे लेकर आता है और भारत बिल्कुल सो रहा होता है। लेकिन अगर आप भारतीय मीडिया को देखें, भारतीय लोगों को देखें, जिस तरह से वो राह के नारे लगाती हैं कि हमारी राह इस तरह से ऑपरेशन करते हैं, तो सबसे बड़ी तो पहली तो ये जो हार थी, शुरू में ही हार थी, वो इंडिया का इंटेलिजेंस फेलियर था कि इतनी बड़ी फ़ौज लद्दाख में आ जाती है, लद्दाख में आकर वो बैठ जाती हैं। 15 जून को पहला क्लैश होता है, जिसके नतीजे में पूरे वसूख से आपको बताऊं 200 से ज़्यादा जो भारतीय फ़ौजी हैं वो मर जाती हैं, हलाक हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमारे सिर्फ 2 फ़ौजी मरे हैं। थोड़ी देर के बाद प्रेशर होता है मीडिया का, ये कहते हैं 5 मरे हैं। फिर थोड़ा वक्त गुजरता है, बहरहाल पहुँचते पहुँचते ये 20 तक, ये बड़े दिल का मुजाहरा करती हैं और मानती हैं कि जी हमारे 20 सैनिक मर गए हैं, हमारे 10 से ज़्यादा जो हैं अगवा हो गए हैं, हमारे 120 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ये हो जाता है और भारत की जानिब से फिर भी खामोशी होती है। उसके बाद मोदी साहब लेह का दौरा करते हैं, लद्दाख का दौरा करते हैं, जहाँ पे ये कशीदगी चल रही है। वहाँ पे वो एक तकरीर झाड़ते हैं। तकरीर के बाद ऐसा होता है, भारतीय मीडिया कहता है क्योंकि भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने लेह में जाके चीन को ललकार दिया है और चीन डर गया है, चीन डर गया है, चीन अब भाग जाएगा। तो इसी तरह से ये ड्रामा लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। कभी कहते हैं हम बॉलीवुड की मूवी बनाएंगे, अजय देवगन मूवी बनाएंगे और उसमें हम चीन से बदला लेंगे, और लेकिन ऐसे ही ये लोगों को वैसे मूवीज़ में, ये पाकिस्तान से भी मूवीज़ में ये बदला, ये सिर्फ मूवीज़ में कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मैं आपको ना सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि आपके देखने वालों को पता चले कि असल में ये इशू क्या है। लिहाजा उसके बाद महीना गुजरता है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, वो कहते हैं जी हमारी बातचीत तो चल रही है लेकिन हमें कोई गारंटी नहीं है कि चीन वापस जाएगा। बहरहाल फिर इस तरह से फ़ौजें दोनों जानब से आती रहती हैं और चीन मुसलसल कब्ज़ा करता रहता है। ये लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन गलवान वैली पे कब्ज़ा हो जाता है, दौलत बेग इनका एक अड्डा है, उन पे कब्ज़ा हो जाता है, पैंगोंग लेक पे कब्ज़ा हो जाता है, फिंगर एरियाज़ में कब्ज़ा हो जाता है और पूरे का पूरा लद्दाख इनके हाथ से निकल जाता है। उसके बाद चीन कहते हैं हमने लद्दाख तक नहीं रुकना, अरुणाचल प्रदेश भी हमने लेना है। वो अरुणाचल प्रदेश तक चले जाते हैं। लिहाजा होता क्या है, जब भारत को ये लगता है कि हम तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, अब तो सब कुछ हाथ से निकल रहा है। अच्छा, चूँकि सोशल मीडिया के चूँकि बहुत इसके फ़वायद भी हैं, तो जो भारतीय फ़ौजी में वहाँ धुलाई होती थी वो भी, उसकी वीडियोस भी आती रही हैं इस मामले पे, आती रही हैं। लेकिन भारतीय मीडिया, एक बड़े वहाँ पे टीवी चैनल्स हैं, वो कहते हैं ये फेक है और इस तरह से अपना उनका प्रोपेगेंडा होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, फिर पिछले माह 29 और 30 अगस्त की रात को क्लैश होता है भारत में और चीन में,
उसके बाद दुनिया को पता चलता है कि 5 माह इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। उसके बाद जी ये मास्को जाते हैं, मास्को में वांग जी से और एस जयशंकर की मुलाकात होती है, 5 पॉइंट सामने आते हैं कि अब जी डिसएंगेजमेंट हो जाएगी। अब जो आपका सवाल था उस पर मैं अभी आया हूँ कि क्या होगा। मेरा पहले दिन से एक नैरेटिव है और मैं उस पर कायम हूँ। इवन इंडिया से मुझे तनकीद भी होती है, लेकिन मैं लोगों को गलत साबित अभी तक करता आया हूं और उम्मीद है अभी भी आगे भी करता रहूँगा। मैं एक बात करता हूं, आज से 4 माह पहले बाद भी जब हम बैठे होंगे तो हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि चीन इतनी फ़ौजें क्यों ले आया है। मुझे अगले 6 माह तक भी ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आज चीन की जानिब से दोबारा से धमकी आई है कि अगर इंडिया इतना मामे खान बनता है, इतने ताकतवर बनते हैं, इतनी आपकी बड़ी फ़ौज है, आप हम पे पहला फायर करें। ये चीन की जानिब से सरकारी तौर पे कहा गया है कि आप हम पे पहला फायर करें। ये मामे खान का वर्ड इस्तेमाल करके आपने सही तशरीह कर दी है भारतीय फौजियों की। हाँ जी, और हम आपको दूसरा फायर करने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ये सरकारी तौर पे ग्लोबल टाइम का आज का बयान है, लिहाजा अब लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो विंटर आ रहा है उसके अंदर किस तरह से भारत की धुलाई होगी और किस तरह मैं तो कहता हूँ बल्कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह से ये कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं, जिस तरह से ये सिखों पे करते हैं, जिस तरह से बाकी ये लोगों पे करते हैं। अच्छा फैसल, यहाँ पर फिर एक और अहम पॉइंट है कि इस सारे मामले में चीन जो है वो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान चीन की तरफ ही खड़ा रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की टुवर्ड्स कश्मीर पॉलिसी क्या होगी अगर दोनों का आपस में क्लैश होता है? क्या पाकिस्तान इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकता है कश्मीर को वापस हासिल करने के लिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस वक्त दुनिया में मैं जितनी भी स्टडी करता हूँ, दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं उनमें एक चीज़ बड़ी डिस्कस होती है कि यार इतना कुछ चल रहा है लद्दाख के अंदर, इतने हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर पे कब्ज़ा हो चुका है, इतने लोग मारे जा चुके हैं, पाकिस्तान क्यों खामोश है? आखिर पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? फिर जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में 2 फ्रंट वार की भी बातचीत चल रही है, लेकिन पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरी भारतीय जर्नैलों से जब मुलाकात तो नहीं बात होती है, वो ये खुद मानते हैं कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाएगा। और आप देखें, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा डिक्लेयर करने लगा है। उसके बाद अब आलमी मीडिया ये कह रहा है कि लद्दाख से जो बड़ा फ्लैश पॉइंट होगा वो आपका गिलगित बल्तिस्तान होगा। तो पाकिस्तान खुद ही इस सारे मामले में कूद पड़ेगा और उसके बाद पाकिस्तान और चीन मिलकर जो भारत की फैंटी लगाएंगे। अभी ये भारत को थका रहे थे, ये एक टैक्टिस होती है। मोहम्मद अली क्ले एक बॉक्सर थे, वो जब लड़ते थे तो पहले वो मार खाते थे, बिल्कुल थकाते थे अगले को, और जब वो थक जाता था फिर अपना वार जो है वो बस चीन थका रहे। और आप देखेंगे पाकिस्तान और चीन की अच्छी खासी धुलाई करेंगे। ठीक, यानी कि थकाने के बाद भारत को एक ही फटके में जो है वो गिरा देंगे। असल में ना ये पाकिस्तान से क्या लड़ेंगे, इनकी जो औकात है वो चीन के सामने ये जिस तरह से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। इनके 200-250 लोग मार गए, उन्होंने अरेस्ट कर लिए, उन्होंने ज़ख्मी कर दिए, ये तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान की दफ़ा इनके अर्नाब गोस्वामी, गौरव वारिया जैसे लोग, जनरल बख्शी जैसे लोग मीडिया पे आके बड़ी बड़ी मूछें रख के पाकिस्तान को वो टीवी की स्क्रीनों पे ललकार रहे होते हैं। लेकिन अब इनकी औकात का पता चला है ना कि असल में ये है क्या चीज़, ये कितने जोगे हैं, पंजाबी का वर्ड है। तो पाकिस्तान भी इनको, मैं आपको बता दूं, अच्छी खासी फैंटी लगाएगा और चीन भी इनकी जान ही नहीं छोड़ने वाला। और कश्मीर के हवाले से शायद अच्छे दिन आएंगे और कश्मीरियों के दिल में एक उम्मीद पैदा हुई है कि आखिर अब हमारी सुनी जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल आपका। कश्मीर के जो है वो अच्छे दिन आएंगे, ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट थी जिस हवाले से आज फैसल हमारे साथ मौजूद थे और वो आपको डिटेल से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही, आइंदा वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।